टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम 2 मई से 8 मई तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय नौसेना द्वारा दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है समुद्र सेतु। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया। वे एयरलाइंस का संचालन बंद होने के कारण विदेशी भूमि में फंसे हुए हैं। भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व और एक अन्य जहाज मगर के साथ मालदीव गणराज्य के माले बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 को लगभग 1000 भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू होगा। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा इससे पूर्व एक्सिस बैंक की सीईओ रह चुकी हैं। 2018 के अंत में उन्होंने एक्सिस बैंक छोड़ दिया था। गूगल पे इंडिया ने 30 अप्रैल को उन्हें अपने डिजिटल भुगतान ऐप के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है तीसरे। भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में अपना नंबर 1 का स्थान गंवाया है। उल्लेखनीय है कि रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले एवं न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड को चौथा एवं श्रीलंका को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर प्रवासी मजदूरों के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? इसका सही उत्तर है तेलंगाना से झारखंड। तेलंगाना के लिंगमपेल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। 1 मई को यह ट्रेन कुल 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना के लिंगमपेल्ली से झारखंड के हतिया तक चली। ध्यातव्य है कि कई राज्य सरकारों की ओर से केंद्र से अपील की गई है कि मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी। इस पहली ट्रेन के बाद अब कई अन्य ट्रेनें भी अलग अलग राज्यों से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गरुड़ पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इस पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने लॉन्च किया है। गरुड़ का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस संबंधित ड्रोन संचालन के लिए सरकारी एजेंसियों को सशर्त छूट प्रदान करते हुए फास्ट ट्रैक गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से 2 मई को सशर्त ड्रोन को उड़ाने की अनुमति दी गई थी। भारत सरकार ने रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS, जिसे हम आम भाषा में ड्रोन्स कहते हैं, को कोरोना से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकारी संस्थाओं को 12 शर्तों के साथ इस्तेमाल की छूट दी। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर बनाए रखने, जरूरी सामानों के पहुंचाने आदि के लिए ड्रोन की भूमिका वर्तमान परिदृश्य में काफी अहम हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 1 मई। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले 4 मई 1886 को श्रम दिवस विश्व स्तर पर मनाया गया था। 1886 में 1 मई को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों ने काम की अवधि यानी कि काम के समय को अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन निर्धारित करने के लिए हड़ताल शुरू की थी। इस दौरान पुलिस ने मजदूरों पर गोलीबारी की थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद मजदूरों के 8 घंटे के काम का नियम बना, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया। दुनिया भर में लेबर लॉ बने और मजदूरों के काम करने के हालात सुधरे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी कि जिसे हम ILO भी कहते हैं, की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गाय राइडर हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? प्रश्न ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। युवा करियर पुरस्कार 2020, इसका सही उत्तर है सौरभ लोढ़ा। IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार 2 आयामी वैन डेर वाल्स सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परे ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में उनके अग्रणी योगदान हेतु प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान सभा ऐप का विकास किस भारतीय संस्थान ने किया है? इसका सही उत्तर है CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। किसान सभा ऐप का शुभारंभ करते हुए CSIR के प्रबंध निदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि किसानों, ट्रांसपोर्टरों और कृषि उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया है, ताकि देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ा जा सके। इसका लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती एवं समय पर लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराना तथा बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके उनको सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। CSIR CRRI के निदेशक डॉक्टर सतीश चंद्रा ने कहा कि सभी कृषि बाजार अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है, इस कारण बहुत सारी उपज बर्बाद हो जाती है या बहुत कम दरों पर बेची जा रही है। अतः यह ऐप निकटतम मंडियों में उपज मूल्यों की तुलना करने तथा सस्ती कीमत पर मालवाहक वाहन की बुकिंग करने सहित किसानों को फसलों की उचित मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे कि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सकेगा। यह पोर्टल किसानों, ट्रांसपोर्टरों, सेवा प्रदाताओं जैसे कीटनाशक, उर्वरक डीलर, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम मालिक, मंडी डीलरों, ग्राहकों जैसे बड़े बड़े खुदरा दुकान, ऑनलाइन स्टोर, संस्थागत खरीदारों और अन्य संबंधित संस्थाओं को समय पर अधिक प्रभावी समाधान के लिए आपस में जोड़ता है। किसान सभा ऐप में किसानों, मंडी डीलरों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी बोर्ड के सदस्यों, सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ताओं के लिए 6 प्रमुख मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है मणिपुर। इस चावल को चाक हाओ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सुगंधित चिपचिपा चावल होता है। चावल की इस किस्म का रंग गहरा काला होता है और अन्य चावलों की तुलना में इसका वजन अधिक होता है। यह आमतौर पर सामुदायिक समारोह में खाया जाता है और इसे चाक हाओ खीर के रूप में परोसा जाता है। इस चावल को बनने में लगभग 40 से 45 मिनट तक का समय लगता है। इसमें रेशेदार चोकर परत
और उच्च फाइबर सामग्री पाई जाती है। चावल का अधिक वजन और इसका काला रंग मुख्य रूप से एंथोसाइनिन एजेंट के कारण होता है। यह चावल खीर, दलिया बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये थोड़ा सा जानते हैं क्या है जीआई टैग। किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग, या जिसे हम भौगोलिक संकेतक टैग भी कहते हैं, से एक खास पहचान मिलती है। भारत में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले 2004 में जीआई टैग मिला था। जीआई टैग अथवा पहचान उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है या किसी खास स्थान पर ही पाई जाती है या वह उसका मूल स्थान हो। जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा विनिर्मित वस्तुओं को उनकी विशिष्ट गुणवत्ता और पहचान को सुरक्षा प्रदान करने हेतु दिया जाता है। यह 10 वर्ष के लिए वैध होता है और इसके बाद इसका पुनः नवीनीकरण करवाना पड़ता है। ये जानते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस क्षेत्र की केसर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर है कश्मीर। कश्मीर के केसर को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर की बाजार में अलग पहचान बनेगी, इसकी बिक्री बढ़ेगी और उत्पादन करना भी फायदेमंद होगा। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान है, जो कि हर साल 30,000 के लगभग हेक्टेयर भूमि पर 300 टन से अधिक केसर की खेती करता है। ईरान के बाद भारत का स्थान है, जो कश्मीरी केसर का उत्पादन करता है। कश्मीरी केसर पूरी दुनिया में सबसे अधिक उच्च क्वालिटी का माना जाता है। कश्मीरी केसर अन्य देशों के केसर से भिन्न है। यह अपने उच्च सुगंध, गहरे रंग, लंबे और मोटे धागे के कारण अधिक औषधीय मूल्य वाले गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है। कश्मीर में मुख्यतः 3 प्रकार का केसर पैदा किया जाता है। पहला है लच्छा केसर, जो केवल फूल से अलग होता है और प्रसंस्करण के बिना ही सूख जाता है। मोंगरा केसर, जिसे फूल से अलग किया जाता है और पारंपरिक रूप से सुखाया और संसाधित किया जाता है। गुच्छी केसर, जो सूखे और एयर टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है। कश्मीरी केसर समुद्र तल से औसतन 1600 मीटर से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला विश्व का एकमात्र केसर है। यह मुख्य रूप से कश्मीर के पुलवामा, बड़गांव, किश्तवाड़ और श्रीनगर में पैदा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में गोरखपुर टेराकोटा, कोविलपट्टी, कदलाई मितई और मणिपुर के काले चावल जैसे 3 अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में जीआई टैग दिए गए कोविलपट्टी, कदलाई मितई का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। कदलाई मितई एक मूंगफली की कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। इस कैंडी को मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से थामीब्रानी नदी का पानी उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के उत्पादकों के अनुसार इस विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को बढ़ाता है। थामीब्रानी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में बहती है। यह तमिलनाडु की एक 12मासी नदी है। इस नदी को प्राचीन काल में ताम्रपर्णी कहा जाता था। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं एवं मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं तथा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में कहां के टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर है गोरखपुर। गोरखपुर की टेराकोटा कला सदियों पुरानी है। यहाँ के कुम्हार हाथी, घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियां टेराकोटा से बनाते हैं। कला के प्रत्येक टुकड़े में जितनी मेहनत लगती है, इसका
उतना पारिश्रमिक शिल्पकारों को अब तक नहीं मिलता था। गोरखपुर का औरंगाबाद, गुलरिया बाजार, जंगल एकला एवं पाटरी बाजार टेराकोटा उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। प्रजापति समुदाय के हस्तशिल्पियों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से तैयार की गई छोटी बड़ी आकृतियों और मूर्तियों का पकने के बाद लाल रंग स्वयं ही निखर कर सामने। सबसे खास बात यह है कि दीपदान हो या मोर, नक्काशी किए हुए झूमर, लैंप और पंछियों की आकृतियां या फिर 5 फीट का हाथी, किसी को भी बनाने में किसी चाक या सांचे का उपयोग नहीं होता है। शिल्पकार इसे हाथों से गढ़ते हैं। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिलने से इसकी मार्केटिंग अच्छी होने की उम्मीद है, निर्यात बढ़ सकता है, इससे कुम्हारों की आय बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इसकी राजधानी लखनऊ है। हमारा अगला प्रश्न है, किन भारतीयों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? इसका सही उत्तर है शोभना नरसिम्हन, बिमन बागची और कविता सिंह। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1780 ईस्वी में हुई थी। उल्लेखनीय है कि इसकी मानद सदस्यता अल्बर्ट आइंस्टाइन, अकीरा कुरोसावा, नेल्सन मंडेला और चार्ल्स डार्विन जैसे विद्वानों को भी दिया जा चुका है। वर्ष 2020 में जिन 3 भारतीयों को मानद सदस्यता के लिए चुना गया है उनमें से 2 विज्ञान क्षेत्र से हैं। शोभना नरसिम्हन जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में है। बिमन बागची भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से हैं। कविता सिंह जेएनयू में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र से हैं। वह ह्यूमैनिटीज, मानविकी और आर्ट्स यानी कि कला स्ट्रीम के लिए चुनी गई हैं। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से कितने नए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है 5। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव को इस योजना में शामिल किया गया है। इससे पहले इस योजना से 12 राज्य जुड़ चुके थे। इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल थे। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों की कुल संख्या अब 17 हो गई है। इस योजना के अंतर्गत घरों से बाहर रहने वाले यूपी, बिहार, अन्य राज्यों के प्रवासी अपने राशन कार्ड से जहां रह रहे हैं वहीं राशन ले सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने 2 मई को इसकी घोषणा की। और अगला प्रश्न, किस संस्थान ने यूवी ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है? इसका सही उत्तर है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। नई दिल्ली स्थित लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने गुड़गांव स्थित एक निजी फर्म के साथ मिलकर यूवी ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रयोगशाला है। इस उपकरण का उपयोग प्रयोगशालाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर और अन्य गैजेट्स के कीटाणु शोधन के लिए किया जाएगा जिन्हें पारंपरिक रासायनिक तरीकों से कीटाणु रहित किया जाना संभव नहीं है, या उन स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे मॉल, होटल, कार्यालय इत्यादि। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म भारत के किस वित्तीय संस्थान की एक डिजिटल पहल है? इसका सही उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी। लखनऊ स्थित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने हाल ही में घोषणा की कि वह इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा।
यह प्लेटफॉर्म सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई को परिचालन शुरू करने, वित्त या ऋण बढ़ाने और अन्य सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सभी सरकारी योजनाओं का एक डैशबोर्ड भी इस प्लेटफॉर्म में उपलब्ध रहेगा। हमारा अगला प्रश्न, एसोसिएटेड प्रेस के किन फोटोग्राफरों को हाल ही में फोटोग्राफी के लिए दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर है फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी गैर लाभकारी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए इस साल के पुलित्जर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। यासीन और मुख्तार श्रीनगर में रहते हैं, जबकि आनंद जम्मू जिले के निवासी हैं। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में हुए विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और झड़प की उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। एसोसिएटेड प्रेस के लिए यह 54वां पुलित्जर पुरस्कार है। पिछले साल इस एजेंसी ने कहानियों, तस्वीरों और वीडियो श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता था। वर्ष 1917 से हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्र, नाटक, संगीत और पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार प्रतिवर्ष कुल 21 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विजेता को एक प्रमाण पत्र व $15,000 की नकद राशि दी जाती है। 21वीं श्रेणी के विषय लोक सेवा से संबंधित पत्रकारिता के लिए स्वर्ण पदक दिया जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मई 2020 में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है कोविड-19 के खिलाफ एकजुट। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम 2020 का ऑनलाइन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। इसमें कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इसकी मेजबानी अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति और गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष इल्हाम अलियेव ने की। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कोविड-19 के चलते किस शहर में सरकार ने निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर लिया? इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। अर्थात इन अस्पतालों का संचालन अब राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन करेगा। डिप्टी कमिश्नर अमित खत्री के संबंधित आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए मानेसर के मिडियोर अस्पताल को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल निर्धारित किया गया है, परंतु किन्हीं तकनीकी कारणों से इस अस्पताल को शुरू होने में समय लग रहा है। इसे देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर JS पुनिया द्वारा 600 आइसोलेशन बेड की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता बताई गई। ऐसे में चल अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम 1973 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके इन 6 अस्पतालों का अधिग्रहण किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल के पूरे मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ की सेवाएं भी मांगी गई हैं। अधिग्रहित किए गए अस्पतालों में 100 बेड के गुरुग्राम के मेट्रो हॉस्पिटल, नारायण हॉस्पिटल, सिग्नेचर हॉस्पिटल, W प्रतीक्षा हॉस्पिटल, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल और पार्क हॉस्पिटल शामिल हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य ने अपने यहां लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना।
देश भर में फिलहाल 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है, परंतु तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राष्ट्रमंडल युवा खेलों 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है 2023। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 7वें सत्र का आयोजन 1 से 7 अगस्त 2021 तक त्रिनिदाद और टोबैगो में होना प्रस्तावित था। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कहा कि कैरेबियाई देश ही राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए प्राथमिकता रहेंगे। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि सीजीएफ से जारी बयान में कहा गया, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों को किसी अन्य तिथि पर कराने के विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण वैश्विक खेल कैलेंडर प्रभावित हुआ है, जिसका मतलब यह है कि टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन अब 2021 में उस समय होगा जो तारीख युवा खेलों के लिए निर्धारित थी। अतः सकारात्मक चर्चा के बाद सीजीएफ भविष्य में इसके आयोजन के लिए सर्वोत्तम विकल्पों और समय सीमा पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। संभवतः इसका आयोजन 2023 में होगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है नवंबर 2021। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अब आगामी वर्ष अर्थात नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह बैडमिंटन टूर्नामेंट अगस्त 2021 में होना था, लेकिन अब 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच खेला जाएगा। इस विश्व चैंपियनशिप को स्थगित इसलिए किया गया है ताकि टोक्यो ओलंपिक की नई तारीखों से होने वाले टकराव से बचा जा सके। गौरतलब है कि ओलंपिक का आयोजन इसी साल 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब यह खेल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच टोक्यो, जापान में खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट स्पेन के हुएल्बा में कैरोलिना मारिन स्टेडियम में खेला जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है तथा वर्तमान अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लार्सन हैं। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और पोतोहो खेल विकास योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है झारखंड। इन 3 योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने 25 करोड़ मानव कार्य दिवस के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य 2 लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी बंजर भूमि पर वनारोपण करना है। इस योजना के अंतर्गत सड़क के दोनों तरफ फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीण 3 वर्ष के बाद 50,000 रुपए की वार्षिक आय अर्जित कर सकते हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य कृषि जल भंडारण इकाइयां बनाना है। इसके जरिए जल भंडारण को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख करोड़ लीटर भूमिगत जल भंडारण के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पोतोहो खेल विकास योजना का लक्ष्य झारखंड राज्य भर में खेल मैदान विकसित करना है। उल्लेखनीय है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने कोविड-19 स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है यश।
30 अप्रैल 2020 को यश कार्यक्रम को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। यश का पूर्ण स्वरूप ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ है। इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और विविध समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह सरकार को सही निर्णय लेने और संबद्ध जोखिमों का प्रबंधन करने में सहायता करेगी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहल का पूर्ण रूप पार्टनरशिप्स फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी है। यह अमेरिका की यूसैड और नई दिल्ली स्थित कंपनी IPE ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले के $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है अखिल भारतीय व्यापारी संघ। अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने हाल ही में घोषणा की है कि वह एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट नाम से लॉन्च करेगा। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सभी खुदरा व्यापारियों को बाजार से जोड़ना है जो प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जो कि अंतिम उपभोक्ताओं तक रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सेवाएं प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केटप्लेस भारत मार्केट में सभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य इस राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना होगा। भारत मार्केट के माध्यम से घर घर सामान भी पहुंचाया जाएगा। CAIT को वर्ष 2020 में इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से लगभग 1 करोड़ खुदरा विक्रेताओं के जुड़ने की उम्मीद है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा ई मार्केट प्लेस बनाएगा। कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी लोगों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। महाराष्ट्र लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। राज्य की लगभग 85% आबादी पहले से ही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर की गई थी। अब इस कवर को शेष 15% आबादी तक भी बढ़ाया जाएगा। इस राज्य ने सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों और सफेद राशन कार्ड धारकों को योजना में शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है? इसका सही उत्तर है असम। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पिछले साल अप्रैल में चीन के शिजोंग से शुरू हुआ था। शिजोंग की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यह आशंका है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का वायरस पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचा और फिर असम में आ गया। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से असम के 306 गांवों में 2500 से अधिक सुअर मारे जा चुके हैं। असम के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने कहा, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल ने पुष्टि की है कि यह अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को कोरोना से कोई संबंध नहीं है, इंसानों पर इसका असर नहीं होता है। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति यानी कि PSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं।
उन्हें पुनः लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के अध्यक्ष का पद परंपरा के तौर पर विपक्ष के पास रहता है। इस समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है, जो 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। इसका काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है और इस जांच का आधार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट होती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में सिफारिशें होती हैं जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। विपक्षी दलों की सहमति से लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है भय अथवा पक्षपात के बिना पत्रकारिता, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आजादी का मूल्यांकन करने हेतु प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। यह दिवस मीडिया की आजादी पर हमलों से मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी कार्य करता है। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया और इसकी कीमत 10,000 गुना कर दी? इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान की मुद्रा रियाल थी जो अब तोमान कर दी गई है। अब 10,000 रियाल के बराबर 1 तोमान होगा। अमेरिकी प्रतिबंध के चलते मुद्रा में बड़ी गिरावट को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल रियाल की हालत इतनी खराब हो गई है कि 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 1,56,000 रियाल तक पहुंच गई है। ईरानी मुद्रा में कमजोरी और बढ़ती महंगाई के चलते 2017 से अब तक हिंसक प्रदर्शन भी शुरू हुए हैं। 4 मई को ईरान की संसद में पेश किए गए विधेयक को मंजूरी मिली, जिसमें ईरानी करेंसी से 4 शून्य हटाए गए हैं। इस प्रस्ताव को अब देश के धार्मिक शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई की अध्यक्षता वाली समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज वेबसाइट के अनुसार ईरानी मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले 1,56,000 के स्तर पर काम कर रही है। विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स में 7 मई 2020 को किस गैस के रिसाव की दुर्घटना हुई? इसका सही उत्तर है स्टायरीन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट से 7 मई 2020 को केमिकल गैस लीक हुई। जब सुबह तड़के प्लांट से स्टायरीन गैस लीक हुई तब आसपास के गांव के लोग सो रहे थे। कईयों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद एनडीआरएफ, एनडीएमए, नेवी, राज्य की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। यह केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। 1961 में बना यह प्लांट हिंदुस्तान पॉलीमर्स का था, जिसका 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी ने अधिग्रहण कर लिया था। आइए जानते हैं स्टायरीन गैस क्या है। स्टायरीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर, सिंथेटिक मार्बल, फ्लोरिंग और लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है। यह रंगहीन या हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड होता है। इससे स्टाइरोल और बिनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। बेंजीन और एथिलीन के जरिए इसका औद्योगिक मात्रा में यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। स्टायरीन को पीवीसी गैस भी कहा जाता है। यह लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करता है। स्टायरीन की भाप अगर हवा में मिल जाए तो यह नाक और गले में जलन पैदा करती है।
इससे खांसी और गले में तकलीफ होती है। साथ ही फेफड़ों में पानी भरने लगता है, आंखों में जलन और त्वचा में रैशेज आने लगते हैं। इसमें सिर दर्द, जी मिचलाना, थकान, सिर चकराना, कंफ्यूजन और पेट की गड़बड़ी होने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कहा जाता है। 4-टर्ट ब्यूटाइल कैटेकॉल का छिड़काव करके स्टाइरिन गैस के असर को कम किया जा सकता है। यही विशाखापत्तनम में किया गया है। प्रभावित इलाकों में 4-टर्ट ब्यूटाइल कैटेकॉल का छिड़काव किया गया है। यह एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया? इसका सही उत्तर है वंदे भारत मिशन। 7 मई से 7 दिनों तक 12 देशों में फंसे करीब 1,93,000 भारतीयों को एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए लाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए लगभग 64 उड़ानों का उपयोग किया जाएगा। लोगों को वापस लाने के लिए सबसे अधिक उड़ानें केरल 15, तमिलनाडु 11 और दिल्ली राज्यों के लिए आवंटित की गई हैं। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु एवं पर्यावरण की निगरानी के लिए रूस कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका सही उत्तर है आर्कटिका M। रूस की लावोस्किन एरोस्पेस कंपनी के डायरेक्टर जनरल व्लादिमीर कोल्मिकोव के अनुसार रूस इस वर्ष के अंत में आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिका M नामक उपग्रह लॉन्च करेगा। पहला आर्कटिका M अंतरिक्ष यान, जो वर्तमान में रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है, को वर्ष 2020 के अंत तक तथा दूसरा आर्कटिका M, जो अभी शुरुआती विकास के चरण में है, का प्रक्षेपण वर्ष 2023 में किया जाएगा। इस उपग्रह को फ्रीगैट बूस्टर के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट का प्रयोग करके लॉन्च किया जाएगा। रूस का उत्तरी क्षेत्र आर्कटिक महासागर के साथ हजारों किलोमीटर तक विस्तृत है और अपने उत्तरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने की कोशिश करते हुए रूस को कई चुनौतियों का सामना प्रतिवर्ष करना पड़ता है। आर्कटिका M एक रिमोट सेंसिंग आपातकालीन संचार उपग्रह है। यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने में मदद करेगा। इस डेटा की मदद से मौसम वैज्ञानिकों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान की सटीकता तथा वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में मदद मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार भी ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है तरुण बजाज। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को 5 मई से अगले आदेशों तक भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तरुण बजाज ने अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल को आर्थिक मामलों के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। तरुण बजाज 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने वित्तीय सेवा विभाग में प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव और निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।